Now let us talk in detail about the dark reaction, which is the second step of the photosynthesis. We have already studied about the light reaction. Dark reaction की हम बात करें तो it is known by different names. It is also known as the light independent reaction because it does not directly depend upon the light, but of course it depends upon the products of the light reaction, that is the assimilatory power. And it is also known as a Calvin cycle. Why? Because its reactions was firstly studied by Calvin. Then it is also known as the C3 cycle. Why? Because the first stable product formed during this is a 3-carbon compound, that is phosphoglyceric acid or 3-phosphoglycerate. And the main enzyme of this reaction is the Rubisco. Rubisco का जो full form होता है that is ribulose 1,5-biphosphate कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज़ डुअल नेचर. इट हैज़ अ एबिलिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन एज वेल एज विद दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, बट इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टू. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इट विल कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट विल शो कार्बोक्सिलेशन. लेकिन अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड इट विल शो ऑक्सीजनेशन. क्लियर? तो विल राइट हियर दैट रुबिस्को हैज़ डुअल नेचर, यानी कि इट कैन शो ऑक्सीजनेशन as well as carboxylation. Carboxylation means when it combines with carbon dioxide and when it combines with oxygen, then it shows oxygenation. Because Rubisco has affinity for both. Affinity for both carbon dioxide and oxygen, but it has more affinity for carbon dioxide. So it depends upon the relative concentration of oxygen and carbon dioxide. Clear? And Rubisco is also known as the most abundant enzyme on earth, which is found in the organelle, that is the chloroplast. So let us study in detail about the dark reaction. आइए तो अब हम बात करते हैं अबाउट द डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल और द C3 साइकिल. डार्क रिएक्शन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, मगर इनडायरेक्टली इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, दैट इज द एसिमिलेटरी पावर, जो कि क्या होता है ATP एंड NADPH2. सेकेंड जो ध्यान रखना है दैट इज इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अ 3-कार्बन कंपाउंड नोन एज द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोग्लिसरेट. देन कैल्विन साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो रिएक्शंस हैं, इसको जो सबसे पहले स्टडी करा था वो करा था कैल्विन ने. क्लियर? नाउ यहाँ पर जो मेन एंजाइम होता है दैट इज द रुबिस्को, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ. क्लियर? रुबिस्को जो है दैट इज राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. क्लियर? यानी इट हैज़ द एबिलिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन एज वेल एज विद द कार्बन डाइऑक्साइड. हालांकि इसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा होती है, मगर बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेशन शो करता है, और अगर O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजनेशन शो करता है. कैल्विन साइकिल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम कंसिडरेशन में लेंगे RUBP, दैट इज राइबुलोज 1,5-बायोफॉस्फेट. ये सबस्ट्रेट की तरह यूज में लिया जाएगा. अब ये जो RUBP है इसका होता है कार्बोक्सिलेशन. तो यहाँ पर जो पहला स्टेप आता है दैट इज कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? नाउ विल राइट हियर
द फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, जिसके अंदर होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of enzyme Rubisco. क्लियर? अब एज अ रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ पर 3PGA. दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड. 3 कार्बन कंपाउंड होता है. RUBP जो है इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड. इसका अपन कितना मोल लेंगे? 1 मोल लेंगे. और इसके जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 मोल्स. क्या? तो यहां पर क्या हुआ? 1 मोल अपन ने 5 कार्बन कंपाउंड लिया RUBP. इस RUBP का क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन. तो 1 कार्बन और जुड़ा तो ये हो गया 6 कार्बन. अब यहां पर बने 2 मोल्स ऑफ 3 कार्बन, तो हो गए 6 कार्बन एडजस्ट. अब ये जो पहला स्टेबल कंपाउंड यहां बनता है दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो यहां हम लिखेंगे इट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. इसीलिए इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है. अब इसका क्या होगा? इसका होगा रिडक्शन. क्लियर? तो सेकेंड स्टेप में क्या देखने को मिलता है? रिडक्शन, which consists of a series of reactions and finally it will be converted into the 3-phosphoglyceraldehyde which is a triose phosphate. इसके भी 2 मोल्स बनेंगे. तो यहाँ पर जो बनेगा that will be 3PGAL, that is 3-phosphoglyceraldehyde, जिसे हम ट्रायोस फॉस्फेट भी कहते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट एज द ट्रायोस फॉस्फेट. क्लियर? तो यहां हो गया है रिडक्शन, जिसके अंदर यूटिलाइज होगा NADPH2 which will be oxidized to 2-NADP and 2-ATP will also be utilized. क्या? यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन में जो बन रहा था, क्या बन रहा था? एसिमिलेटरी पार. एसिमिलेटरी पार क्या था? दैट वाज ATP प्लस NADPH2. ये एसिमिलेटरी पार था. क्लियर? कितना बनेगा? 3 ATP और 2 NADH2. ये किसके फिक्सेशन के लिए चाहिए? 1 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए. तो यहाँ पर हम 1 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कह रहे हैं कि हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है. इसे हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं. ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन भी कह सकते हैं. क्लियर? या कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन भी कह सकते हैं. अब यहाँ पर ये तो हो गया रिडक्शन. अब यहाँ पर भी इसके कितने मोल्स बनेंगे? 3PGAL या 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मोल्स बनेंगे. ठीक है? अब इन 2 मोल्स में से जो है 1 मोल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 मोल जो होगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज. और ये ग्लूकोज जो होता है साइटोप्लाज्म में अगर जाएगा तो सुक्रोज के फॉर्म में, और अगर स्टोर होगा क्लोरोप्लास्ट में तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. क्लियर? तो इन दोनों में से ये किसी भी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है. और बाकी का जो 1 मोल है, रिमेनिंग 1 मोल जो है वो कहाँ पर यूटिलाइज होगा? इन रीजनरेशन. दैट इज द थर्ड स्टेप of the Calvin cycle. As a result of regeneration, जो substrate है that is the RUBP, it will again be formed. There are a number of intermediate steps, लेकिन ये आपके लिए
अभी रिक्वायर्ड नहीं है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, कैल्विन साइकिल जो है ये कहाँ चलती है, इट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। दूसरा आपको ध्यान रखना है कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स आर देयर, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन किसके प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को विच इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ। क्लियर? नाउ when sufficient amount of carbon dioxide is there, so it will show carboxylation. As a result, it will form a 3 carbon compound, that is 3 phosphoglyceric acid. इसके 2 मोल्स बनते हैं। फिर ये 3 phosphoglyceric acid जो होगा ये किस में रिड्यूस होगा, into 3 PgAl, that is 3 phosphoglyceraldehyde, during which 2 NADPH2 and 2 ATP will be utilized. Clear? Then what happens, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है इसके भी 2 मोल बनेंगे। 2 मोल बनेंगे तो इसमें से 1 मोल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज जो है या तो ये साइटोप्लाज्म में जाता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, क्लियर, या फिर ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर? 1 मोल जो बचा है इसका 3 PgAl का, दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। और रीजनरेशन के अंदर भी जो होगा 1 ATP यूटिलाइज होगा, तो ATP विल बी यूटिलाइज्ड एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP। क्लियर? एज अ रिजल्ट अगेन द सबस्ट्रेट RUBP, दैट इज राइबोलोज बाइफॉस्फेट, विल बी ऑब्टेन्ड। क्लियर? नाउ यहाँ पर मैंने आपको बोला कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 का रिक्वायरमेंट है। और ये क्या है, 3 ATP और 2 NADPH2 एसिमिलेटरी पार, जो कि कहाँ बन रहा था, लाइट रिएक्शन में। क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस कि यहाँ पर तो एक CO2 का ही क्या हो रहा है, फिक्सेशन या रिडक्शन। क्लियर? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ATP हैं, 3 ATP हैं तो जिसमें से 2 ATP तो यहाँ यूटिलाइज हो गए सेकेंड स्टेप में, और तीसरा ATP यूटिलाइज होता है थर्ड स्टेप में, दैट इज द रीजनरेशन। क्लियर? बचे 2 NADPH2, NADPH2 जो है दैट विल बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेप, दैट इज द रिडक्शन प्रोसेस। तो कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो गया है। क्लियर? अब आपको जो ध्यान रखना है, ये तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो जो ग्लूकोज बनेगा वो किससे बनेगा, 6CO2 के कन्वर्जन से। 6CO2 के फिक्सेशन से क्या बनता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। क्लियर? अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर हुआ तो इसका मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होना चाहिए। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए कितने रिक्वायर्ड रहेंगे, इट विल बी 18 ATP एंड 12 NADPH2। I hope it's clear. This was for 1 carbon dioxide and this is for 6 carbon dioxide. 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा तो इतने ATP और इतने NADPH2 यूटिलाइज होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। आई होप इट्स क्लियर। दिस वॉज ऑल अबाउट द कैल्विन साइकिल। क्लियर? तो आइए अब C3 साइकिल के बाद हम बात करते हैं C4 साइकिल की। हमने C3 साइकिल पढ़ा जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, जिसे हम जो है कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। C3 इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बना था दैट वाज द 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब हम बात करेंगे एक और वेरिएंट की ऑफ द डार्क रिएक्शन, दैट इज़ द C4 साइकिल। C4 साइकिल को हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। C4 इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और हैच एंड स्लैक पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डिटेल स्टडी करा था वो करा था हैच एंड स्लैक ने इन मेज एंड शुगर केन। सो विल राइट हियर C4 पाथवे। हमने इसको क्यों बोला है, बिकॉज हियर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड is 4 carbon oxaloacetic acid और हैच एंड स्लैक पाथवे इसलिए बोला है बिकॉज हैच एंड स्लैक
studied the detail in maize and sugarcane. Clear? Now this type of pathway is commonly found in most monocots. और सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं इसके अंदर वो आएंगे जय माँ सरस्वती, दैट इज ज्वार, मेज एंड शुगर केन. क्लियर? इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ज्वार को हम सौरगम भी कहते हैं, सौरगम वल्गैरे. क्लियर? तो मोस्ट मोनोकॉट्स के अंदर ये पाई जाती है. सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं जय माँ सरस्वती, ज्वार, मेज एंड शुगर केन. लेकिन व्हीट, राइस, बार्ले के अंदर C4 साइकिल नहीं मिलती है. ये भी मोनोकॉट्स हैं लेकिन इनके अंदर कौन सी साइकिल मिलेगी? C3 साइकिल. तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सेप्शंस जो आएंगे दैट इज व्हीट, राइस एंड बार्ले. इनके अंदर कौन सी साइकिल देखने को मिलती है? दैट इज द C3 साइकिल, नॉट द C4 साइकिल. अच्छा, कुछ डाइकॉट्स के अंदर भी C4 साइकिल देखने को मिलती है, उनके भी अपन नाम लिख लेते हैं. C4 साइकिल फाउंड इन some dicots like Chenopodium, Amaranthus and Salsola. क्लियर? तो जिनके अंदर C4 साइकिल पाई जाती है उनको हम C4 प्लांट्स भी कहते हैं, जिनके अंदर C3 साइकिल पाई जाती है उनको हम C3 प्लांट्स भी कहते हैं. तो कॉमनली तो ये किस में मिलती है? मोनोकॉट्स में. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर ये नहीं पाई जाती है, जिनके अंदर C3 साइकिल मिलेगी, दैट इज व्हीट, राइस एंड बार्ले. देन जो मोस्टली डाइकॉट्स हैं उनके अंदर मिलती है C3 साइकिल, लेकिन कुछ जो हैं डाइकॉट्स उनके अंदर C4 साइकिल पाई जाती है, जैसे कि चिनोपोडियम, एमेरेंथस एंड सेल्सोला. क्लियर? अगर हम कंपेयर करें C3 और C4 को, हालांकि इसका कंपैरिजन मैं डिटेल में अभी आपको बाद में बताऊंगी, पहले अपन C4 का जो है साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो C3 और C4 साइकिल है इसमें अपन ज़्यादा एफिशिएंट जो मानते हैं वो C4 को मानते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर रुबिस्को अकेला एंजाइम नहीं है, यहाँ पर एक और एंजाइम मौजूद रहता है, दैट इज पेप्केस. क्लियर? जबकि C3 प्लांट्स की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर एक ही एंजाइम था, दैट वाज द रुबिस्को. और रुबिस्को क्या शो करता है? डुअल नेचर, यानी ये कार्बोक्सिलेशन भी शो करता है और ऑक्सीजनेशन भी शो कर सकता है. और वहीं ये क्या करेगा? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देगा. क्लियर? इसलिए C3 साइकिल जो होती है वो फोटोसिंथेटिकली लेस एफिशिएंट होती है, क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन भी शो करता है. क्लियर? जबकि अगर हम बात करें C4 प्लांट्स की, जिनके अंदर C4 साइकिल चलती है, तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलेगा. फोटो रेस्पिरेशन कब होगा? जब रुबिस्को किसके साथ बाइंड करेगा? ऑक्सीजन के साथ. क्लियर? अगर हम यहाँ बात करें C4 प्लांट्स की, तो C4 प्लांट्स के अंदर पेप्केस मिलता है, जो कि क्या है? बिल्कुल सच्चा दोस्त है. चाहे फेवरेबल कंडीशन हो चाहे अनफेवरेबल कंडीशन हो, वो हमेशा किसके साथ बाइंड करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाइंड करता है. और हमेशा क्या शो करता है? कार्बोक्सिलेशन ही शो करता है. क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट्स कि C4 प्लांट्स के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि ये जो है डिफरेंट हैं फ्रॉम दैट ऑफ द C3 प्लांट्स. क्लियर? तो यहाँ सबसे पहला अपन लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट्स. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ क्रैन्स एनाटॉमी एंड डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ
Cran's anatomy and dimorphic क्लोरोप्लास्ट। अब क्रैन्स एनाटॉमी क्या होती है देखिएगा, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, ऊपर की तरफ मिलेगा जाइलम एंड दिस इज द फ्लोएम। नाउ इसको जो सराउंड करते हुए मिलेंगे सेल्स, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम मिलके बना रहे हैं, और इसको सराउंड करते हुए ये जो सेल्स मिलते हैं दीज आर द बंडल शीथ सेल्स। ये बंडल जो है, वेस्कुलर बंडल्स जो हैं उसका कवरिंग बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं, बंडल शीथ। क्लियर? और इसके बाहर की तरफ देखने को मिलते हैं मीजोफिल सेल्स लाइक दिस, ये है मीजोफिल सेल्स like this। क्लियर? ये इस टाइप से देखने को मिलते हैं। नाउ ये जो बंडल शीथ सेल्स है, मैं इनको मार्क कर देती हूँ। ये वाले जो सेल्स हैं ये तो कौन से हैं, दीज आर द बंडल शीथ सेल्स एंड दीज आर द मीजोफिल सेल्स। इन दोनों के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। लाइक दिस। क्लियर? नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं, जैसे C3 प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो लीफ का जो बेसिक टिश्यू होता है दैट इज़ द मीजोफिल। क्लियर? तो C3 प्लांट्स के अंदर तो केवल मीजोफिल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा मीजोफिल में तो मिलेगा ही मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, लेकिन यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल को जो घेरे हुए है बंडल शीथ, उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और यही एक डिस्टिंक्ट फीचर है किसका, C4 प्लांट का, जो कि इसको C3 प्लांट से डिफ्रेंशिएट करता है। क्लियर? तो यहाँ पर दोनों जगह पर क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं, बंडल शीथ सेल्स में भी मिल रहे हैं और मीजोफिल सेल्स में भी मिल रहे हैं। इसीलिए क्योंकि दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। दो फॉर्म्स हैं क्लोरोप्लास्ट के, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म्स, डाई मीन्स टू। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वन इन द बंडल शीथ, अदर इन द मीजोफिल। क्लियर? क्रैन्स एनाटॉमी, ये जो अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, क्रैन्स एनाटॉमी। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बंडल शीथ सेल्स फ्रॉम द मीजोफिल सेल्स, तो हम देखेंगे कि जो बंडल शीथ सेल्स हैं इनके अंदर पाए जाते हैं लार्ज साइज क्लोरोप्लास्ट। तो पहला जो डिफरेंस आएगा दैट इज दे पोजेस लार्ज साइज क्लोरोप्लास्ट, जबकि मीजोफिल सेल्स के अंदर मिलेंगे स्मॉल साइज क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड डिफरेंस जो आता है इनके बीच में दैट इज बंडल शीथ के अंदर मिलता है अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जहां पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक अरेंज नहीं है, क्योंकि इसी अरेंजमेंट से क्या बनता है, ग्रैनम, और इनके अंदर ग्रैनम नहीं मिलता, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। जबकि मीजोफिल सेल के अंदर मिलते हैं ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यहाँ पर ग्रैनम जो होगा वो प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है कि बंडल शीथ सेल्स के अंदर जो मेन एंजाइम होता है दैट इज रुबिस्को।
ओके और अगर मेसोफिल सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा दैट इज पेप्केज। C4 प्लांट्स के अंदर दोनों एंजाइम्स मिलते हैं, रुबिस्को भी होगा और पेप्केज भी होगा। क्लियर? दोनों का जो फंक्शनिंग और उनका जो पोजीशन है वो अलग अलग रहेगा। रुबिस्को जो मिलता है वो बंडल शीथ में मिलता है और जो पेप्केज है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर मिलता है। क्लियर? रुबिस्को ताकि डुअल नेचर शो ना करे, इसीलिए रुबिस्को को यहाँ हर तरीके से ऑक्सीजन से प्रिवेंट करके या प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। नाउ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि केवल बंडल शीथ में ही मिलेंगी। एक तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, no intercellular spaces and they are impervious to gases, impervious to gases। क्लियर? तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये भी किसको सपोर्ट कर रहे हैं कि रुबिस्को जो है प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसके अंदर देखने को मिलेंगे? इन द केस ऑफ बंडल शीथ सेल्स। नाउ बंडल शीथ सेल्स और मेसोफिल सेल्स जो हैं ये आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड रहेंगे? दे आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, that are the living cytoplasmic connection present between the plant cells। Now next जो पॉइंट आएगा, ये तो पहला पॉइंट हो गया, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ क्रैन्स एनाटॉमी एंड डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। ये है क्रैन्स एनाटॉमी, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, यानी दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं, एक मेसोफिल में एक बंडल शीथ सेल्स में। नाउ सेकेंड पॉइंट जो अपन लिखेंगे, दे आर टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर्स and their response to high light intensities। तो इनके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो है हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटीज, क्योंकि जो इनके एंजाइम्स हैं वो उसी कंडीशंस में क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? हाई प्रोडक्टिविटी। हाई प्रोडक्टिविटी किस वजह से है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेप्केज, बिकॉज पेप्केज क्या शो करता है? ऑलवेज कार्बोक्सिलेशन। क्या? एज इट ऑलवेज शोज कार्बोक्सिलेशन। ऐसा नहीं है कि CO2 का लेवल डाउन है तो ये ऑक्सीजनेशन शो करेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। सो आई एम राइटिंग द पॉइंट हियर, फिफ्थ पॉइंट, दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। सो दीज आर वन ऑफ द important characteristics of the C4 plants। सबसे पहला डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, क्रैन्स एनाटॉमी का होना, that is the presence of two types of cells, bundle sheath cells and mesophyll cells with chloroplast। They cooperate with each other in performing the function of photosynthesis। एक में रुबिस्को एंजाइम होता है और एक में पेप्केज एंजाइम होता है। Then they are tolerant to high temperatures, they respond to high light intensities, high productivity होती है क्योंकि यहाँ पर पेप्केज है जो कि हमेशा कार्बोक्सिलेशन ही शो करेगा, and thus they lack photorespiration। Why? Because Rubisco is protected from the oxygen in every way। Clear? चलिए अब हम स्टडी करेंगे C4 पाथवे। C4 पाथवे जो है ये दोनों सेल्स के अंदर चलेगा, यानी मेसोफिल सेल भी और बंडल शीथ सेल भी। तो यहाँ पर एक तरफ तो हम लिखेंगे मेसोफिल सेल एंड दूसरी तरफ हम लिखेंगे बंडल शीथ सेल। क्या? अब ये जो दोनों सेल्स हैं they are connected by means of the plasmodesmata।
प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। नाउ यहाँ पर मीजोफिल सेल की जब हम बात करते हैं तो मीजोफिल सेल के अंदर जो सबसे पहला सबस्ट्रेट होगा यहाँ पर, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, PEP, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्लियर? यहाँ पर होगा इसका कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा कि H2O and CO2, it will form H2CO3। यहाँ पर बाइकार्बोनेट ऐड होगा। क्या? तो यहाँ हुआ कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या हो रहा है इधर, कार्बोक्सिलेशन, दैट इज एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सा एंजाइम यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा एंजाइम पेप्केस। पेप्केस क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्या? तो कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, दैट इज द पेप्केस एंजाइम। पेप्केस एंजाइम के प्रेजेंस में जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है। एज अ रिजल्ट इट विल फॉर्म अ 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन है ये ध्यान रखना है, दिस इज 3 कार्बन, एक कार्बन ऐड हुआ, एज अ रिजल्ट 4 कार्बन कंपाउंड बना है, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। Oxaloacetic acid further gets reduced to another 4 carbon compound, that is the malic acid. So ये होता है reduced to malic acid. Clear? इस दौरान क्या होगा, जो NADPH2 है it will get converted into NADP. Clear? अब ये जो प्रोसेस चल रहा है ये कहाँ चल रहा है, इट इज टेकिंग प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। आई एम मार्किंग इट विद ग्रीन, है ना, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मीजोफिल सेल्स। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो मैलिक एसिड बना है अब इसका ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द बंडल शीथ सेल। मेसोफिल सेल से इसका ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द बंडल शीथ सेल। तो यहाँ आ गया मैलिक एसिड। क्लियर? तो यहाँ क्या हुआ है, ट्रांसपोर्ट। नाउ ये मैलिक एसिड जो है इसका क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन पायरुविक एसिड। So this is how many carbon, 4 कार्बन। इसका क्या होगा यहाँ, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होते ही, कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, रिमूव हो गया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर एंटर करता है, इट विल एंटर इनटू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द बंडल शीथ सेल, जहाँ पर इट विल शो C3 साइकिल इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। क्लियर? और इस दौरान क्या होगा, NADP plus will get reduced to NADPH2. Understood? Now what happens, ये जो पायरुविक एसिड है इसका फर्दर होता है ट्रांसपोर्ट इनटू द मेसोफिल सेल। तो यहाँ पर वापस से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ पायरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये कार्बन, ये 4 कार्बन था, ये 3 कार्बन है, क्यों, क्योंकि यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया है जो कि एंटर करेगा क्लोरोप्लास्ट ऑफ द बंडल शीथ सेल, जहाँ पर ये C3 साइकिल शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम।
नाउ ट्रांसपोर्ट होके ये यहाँ आ गया। अब यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है ये वापस से क्या बनाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PPDK। पायरोफॉस्फेट डाइकाइनेज, ओके। इसके प्रेजेंस में ये वापस क्या बनाता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और इस दौरान क्या होगा, ATP will get converted into AMP plus phosphate। तो चलिए क्विक रिकैप ले लेते हैं अपन ऑफ C4 पाथवे। C4 पाथवे जो है, इसको C4 पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विच इज द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन किसका हो रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट का, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्केस। क्लियर, यहाँ पर बाइकार्बोनेट ऐड होता है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, 4 कार्बन कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ये किस में कन्वर्ट होता है, इट विल गेट रिड्यूस टू मैलिक एसिड विच इज ऑल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड। दिस इज ऑल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल। क्या, अब मैलिक एसिड जो बना है इसका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द मेसोफिल टू द बंडल शीथ सेल, जहां पर मैलिक एसिड का क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म द पायरुविक एसिड। एज अ रिजल्ट यहाँ एक CO2 रिमूव हो जाएगा और ये CO2 जो है बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में एंटर करता है C3 साइकिल में इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। क्लियर, पायरुविक एसिड जो है वापस से ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द मेसोफिल सेल, जहां पर ये वापस से क्या बनाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। क्लियर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP जो है, एक ATP यूटिलाइज होता है। क्लियर, अब देखिएगा थोड़ा सा अपन अब ATP का कैलकुलेशन देखते हैं। देखो रुबिस्को की मैंने बात करी थी, तो रुबिस्को के प्रेजेंस में जो C3 साइकिल चल रही है तो वहाँ पर तो आपके 3 ATP और 2 NADPH2 यूज होते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में कितने हुए, 18 ATP और 12 NADPH2। क्लियर, तो वो सारा चीज़ तो यहाँ कंपेंसेट हो गया है। क्लियर, लेकिन यहाँ पर एक ATP का खर्चा एक्स्ट्रा आ रहा है, बल्कि ये एक ATP नहीं, यहाँ 2 ATP का खर्चा एक्स्ट्रा आएगा। देखिएगा कैसे, यहाँ पर ये ATP जो है ये ब्रेक डाउन होके क्या बना रहा है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस 2 पायरोफॉस्फेट आर रिलीज्ड। इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल बी रिलीज्ड। क्लियर, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है इट विल अगेन बाइंड विद द ATP, adenosine triphosphate, to form 2 molecules of adenosine diphosphate। क्या, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो बेसिक ATP और NADPH2 का खर्चा आना था वो तो यूज हो चुका है। क्लियर, लेकिन यहाँ पर 2 ATP एक्स्ट्रा और यूज हो रहे हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि सस्ती चीज़ बार बार, महंगी चीज़ एक बार। अब इसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये जो प्लांट्स हैं ये हाई लाइट इंटेंसिटी में और हाई टेम्परेचर पे किसको फेवर करते हैं, C4 पाथवे को, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिकली क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट है। अंडरस्टूड। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, 2 बार कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। एक बार हो रहा है इन द मेसोफिल सेल इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्केस। क्लियर, दूसरी बार हो रहा है इन द बंडल शीथ सेल इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। यहाँ पर भी तो जब CO2 इस क्लोरोप्लास्ट में एंटर करेगा C3 साइकिल में तो इसका भी क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन। क्लियर, इस केस में जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या होगा, दैट विल बी द RUBP। यहाँ पर कौन है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अंडरस्टूड। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलेगा, यही तो मेन क्राइटेरिया है, इसीलिए ये फोटोसिंथेटिकली ज़्यादा एफिशिएंट है। अब कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ रुबिस्को है इसको हर तरीके से किससे प्रोटेक्ट करके रखा गया है, ऑक्सीजन से।
क्लियर। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो हमेशा मेंटेन्ड रहेगा। वो कैसे? बिकॉज ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड विल एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह हमेशा मेंटेन रहता है। प्लस जो जेड स्कीम होती है, ये भी आप बंडल शीट सेल और मीजोफिल सेल के अंदर डिफरेंस में लिख सकते हैं कि जो बंडल शीट सेल होते हैं यहाँ पर जेड स्कीम यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं चलता, क्योंकि वहाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो यहाँ पर जेड स्कीम देखने को नहीं मिलेगा। इट विल बी सीन इन द केस ऑफ द mesophyll cells. Clear? So that was all about the C4 pathway.